हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द जनरेटर या फिर जो भी करंट प्रोड्यूस होते हैं जनरेटर में उसका एक्सप्रेशन क्या होता है या इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या मानते हैं कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हुए है। जैसे ही जनरेटर का कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं उसमें याद होगा कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही हम उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो उस कॉइल के आर्म में करंट डेवलप हो जाते हैं। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना था जिस पे इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। तो ये तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है, जैसे ही हम किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ या फिर उस कंडक्टर में करंट जनरेट होता है। यही चीज़ मोशनल ईएमएफ में भी पढ़ना था। तो इसमें ये पढ़ना है कि हाउ मच करंट या हाउ मच ईएमएफ डेवलप्ड। तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि ए इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल। ए मेरा क्या है, एरिया है उस कॉइल का। एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा से वो कॉइल जो है वो रोटेट कर रहा है। एट टाइम टी, टी इक्वल टू टी हम मान लिए थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अगर किसी भी टाइम पे अगर देखते हैं कि एंगल क्या होगा तो वह एंगल कितना होगा, ओमेगा टी होगा। द फ्लक्स थ्रू each turn of the coil at this time t is। फ्लक्स क्या होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो एरिया होता है उस दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर दोनों के बीच कुछ एंगल होते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा के रूप में लिख देते हैं। बी डॉट डी ए होता है। तो यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। According to Faraday's law, the EMF induced in the each turn of the coil is the EMF equal to माइनस डी फाई बाई डी टी। ये जो फ्लक्स है वो मेरा कौन सा फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो डी फाई बी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी। फाई बी जो मेरा आया है वो आया है बी ए कॉस ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, बी ए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू डाल दिए। हम जैसे ही इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन ओमेगा टी हो जाएगा और ओमेगा कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो मेरा ईएमएफ डेवलप हुआ है यह एक टर्न के लिए हुआ है, एक कॉइल के लिए हुआ है, क्योंकि ये जो हम फ्लक्स लिखे हैं वो एक कॉइल का लिखे हैं। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होता तो n से मल्टीप्लाई कर देते तो जो फाइनल ईएमएफ होता या फिर टोटल ईएमएफ जो आता वो क्या होता, इस वैल्यू में n से मल्टीप्लाई करने के बाद आता। सो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हम एन बी ए ओमेगा को मैक्सिमम ईएमएफ मानते हैं क्योंकि साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। जब ये 1 होगा तो वैसे टाइम में एन बी ए डब्ल्यू जो होगा, सॉरी एन बी ए ओमेगा जो होगा यह मैक्सिमम ईएमएफ होगा। तो मेरा जो एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है वो लिखा जाएगा ई ई एम एफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा t। This equation show that the EMF varies sinusoidally with time and angular frequency omega। तो यहाँ पे क्या हो गया, या फिर टाइम के साथ या फिर ओमेगा पे क्या कर रहा है, ये टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर उस कॉइल का रेजिस्टेंस R होता तो मेरा क्या होता, करंट जो होता वो E बाई आर लिखा जाता और ईएमएफ का वैल्यू हम निकाल चुके हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। फिर से यहाँ पे ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट बाई आर जो है, ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो मैक्सिमम करंट आएगा। तो आई नॉट से मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये हो जाएगा क्या, साइन ओमेगा टी। तो मेरा जो आंसर आता आई के लिए वो क्या आता, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ईएमएफ का जो आंसर आता वो क्या आता, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई इज़ द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब ईएमएफ एट एनी टाइम, ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ, साइन फंक्शन हो गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टी टाइम हो गया। उसी तरह
आई जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट मैक्सिमम करंट है, साइन फंक्शन है, और ओमेगा टी। तो यह क्या हो गया, आई इक्वल टू साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोगों ने देखा कि ईएमएफ जो है मेरा वो वेरिएबल है या साइन का फंक्शन है, ठीक। और आई भी क्या है, साइनसॉइडल फंक्शन है, मतलब साइन पे डिपेंड कर रहा है, साइन के ग्राफ की तरह इसका जो होगा वो क्या होगा, ईएमएफ जो होता है वो साइन के ग्राफ की तरह, और साइन का ग्राफ इसी रंग का होता है। तो हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। जब हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो फिगर देख के ही पता चल रहा है कि ये हाफ साइकिल में पॉजिटिव है और हाफ साइकिल में निगेटिव है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज करंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। एवरेज करंट जो आएगा, आई एवरेज अगर हम लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए क्या होगा, जीरो होगा। तो हम किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, जब कोई भी चीज़ टाइम के साथ वैरी कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, उसे टाइम के साथ इंटीग्रेट करके और टाइम के इंटीग्रेशन से ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, किस अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा। इसका सिंबल क्या होता है, आई एवरेज रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आई लिख करके ये ब्रैकेट दे देते हैं, आई एवरेज हो गया, या फिर आई के ऊपर बार दे देते हैं, तो ये भी क्या है, एवरेज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। अगर आई एवरेज चाहिए तो ओवरऑल करंट चाहिए, ओवरऑल चार्ज चाहिए बाई ओवरऑल टाइम चाहिए, कि टोटल चार्ज कितना हुआ है और टोटल टाइम क्या लगा है। तो अगर डी क्यू इक्वल टू लिखते हैं तो आई डी टी लिखेंगे, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करने पे मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी हो जाएगा। अगर हमें एवरेज करंट चाहिए तो एवरेज करंट के लिए हमें क्या करना था, क्यू बाई टी करना था। तो टोटल टाइम तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एवरेज लिखने के लिए आई डी टी का इंटीग्रेशन कर लिए। तो आई डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल करंट तो आएगा, लेकिन साथ में टाइम भी आ रहा है। तो हम एक टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यह मेरे लिए क्या हो जाएगा, एवरेज करंट निकल जाएगा। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ डी टी से डिवाइड करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या निकालना है, आई एवरेज निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस साइनसॉइडल जो करंट का वैल्यू दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है, उसे आई डी टी के साथ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर से टोटल टाइम को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंस आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरा क्या है, साइनसॉइडल फंक्शन है। हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, आई एवरेज निकाल रहे हैं। तो जब मुझे आई का वैल्यू पता है तो इस फार्मूला में पुट कर देते हैं आई की जगह पे और निकाल लेते हैं। जब हम एवरेज निकालते हैं तो फुल साइकिल के लिए जब हम जीरो से लेकर के टी तक का निकालेंगे तो यह एक साइकिल होता है, क्योंकि एक साइकिल वह मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके बाद वह पाथ क्या करता है, पाथ को रिपीट करता है कोई भी चीज़। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो यह टोटल टाइम टी हो गया तो टाइम पीरियड हो गया, इसका हाफ हो गया तो टी बाई टू हो गया। तो टोटल यानी कि फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी आई डी टी बाई जीरो टू टी डी टी। हमें क्या करना है, आई के जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट करना है इंटू डी टी बाई जीरो टू टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल टाइम टी हो जाएगा। आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेंगे। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई जो कांस्टेंट टर्म है ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, साइन ये आई नॉट को बाहर निकाले हैं, माइनस भी बाहर आ जाएगा तो माइनस आई नॉट ओमेगा टी नीचे आ जाएगा तो ओमेगा इंटू टी हो गया, और ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, एक बार अपर लिमिट माइनस कॉस ओमेगा इंटू जीरो यानी जीरो, तो कॉस ओमेगा कॉस 0 डिग्री। अगर हम टी की बात करें तो टी क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। टी कैसे 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो टी जो होता है वो टाइम पीरियड है और 2 पाई जो है वो टोटल एंगल है, जबकि एंगल पर सेकेंड जो होता है वो ओमेगा होता है। तो इस स्पीड से 2 पाई घूमने में कितना टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे।
तो यह क्या हो जाएगा मेरे लिए, ओमेगा टी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि हम यहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा इंटू टी की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई, तो माइनस आई नॉट इंटू 2 पाई का वैल्यू -1 कॉस 2 पाई का वैल्यू 2 पाई मतलब 0 डिग्री हो गया, तो 1 माइनस ऑफ कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, इसलिए आई एवरेज जो होगा फुल साइकिल के लिए 0 हो जाएगा। हेंस एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल इज 0। जैसा कि एवरेज वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू भी कहा जाता है, तो मीन वैल्यू जो होता है एसी का फुल साइकिल के लिए 0 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ साइकिल का एवरेज निकाल लेते हैं। तो हाफ साइकिल का एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो भी मेरा लिमिट था अपर लिमिट वो चेंज हो जाएगा। मतलब स्टार्ट करेंगे 0 से और फुल टाइम टी ना दे करके हम क्या देंगे, t/2 देंगे और आई डी टी बाई डी टी रहेगा। तो ये सेम चीज़ है, बस हमें क्या करना है, जो पुट किए थे इंटीग्रेशन में वह लिमिट को चेंज करना है। तो लिमिट को कहाँ पे चेंज करना है, तो ये मेरा वैल्यू आ गया था, जैसे हम यहाँ पे पुट किए आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई डी टी, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, आई नॉट मैक्स ये कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकल जाएगा, और डी टी का भी इंटीग्रेशन होगा। तो हम जैसे ही साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाता है, और ये कहाँ से 0 से t/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आई नॉट और नीचे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t/2 हो जाएगा। हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 आई नॉट, माइनस बाहर आ गया है, ओमेगा को नीचे ले जाएंगे ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ओमेगा t/2, क्योंकि हम अपर लिमिट पुट किए -0 यानी कॉस 0। जैसे ही t/2 की जगह पे तो ओमेगा/2 बाहर आ गया, टी की जगह पे क्या पुट किए 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया -1 इन -1, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, और कॉस 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी टी के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो हम जैसे यहाँ पे पुट करते हैं तो -2 आई नॉट इंटू -2 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो यह क्या आया 2 आई नॉट बाई पाई। यह एवरेज वैल्यू आया, लेकिन किसका एवरेज वैल्यू आया है, ये आया है सिर्फ हाफ साइकिल का, सिर्फ इतने दूर का अगर एवरेज निकाले हैं तो ये कुछ वैल्यू आया है, जो कि इसका ये जो वैल्यू होता है यह आई नॉट होता है, मतलब यह क्या है मैक्सिमम करंट है, और ये जो वैल्यू आया है वो मैक्सिमम करंट का 2/पाई आया है, आई एवरेज। अगर हम 2 आई नॉट बाई पाई को अगर लिखे, यहाँ पे 2 नहीं होगा, अगर आई नॉट 2 इंटू आई नॉट बाई पाई को अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई नॉट आता है, मतलब मैक्सिमम करंट का इतना टाइम्स आएगा आई एवरेज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज करंट और मीन करंट ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल इज 63.7% ऑफ द मैक्सिमम करंट और पीक करंट। सिमिलरली आई एवरेज इक्वल टू, अगर हमें आई एवरेज नहीं, अगर हमें वी एवरेज निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 2V0 बाई पाई इक्वल टू 0.637 V0। मतलब जो मेरा पोटेंशियल था या ईएमएफ था वो भी तो इसी ढंग का वैरी कर रहा था, क्यों, क्योंकि V इक्वल टू अगर लिखना पड़ता तो V0 साइन ओमेगा टी लिखते। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि V का अगर एवरेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा 0.637 इंटू V0 हो जाएगा। अब हम लोग RMS वैल्यू पढ़ते हैं, जिसको रूट मीन स्क्वायर कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रूट मीन स्क्वायर
है तो ये भी एवरेज की तरह, लेकिन इसका निकालने का तरीका कुछ और है और उससे भी ज़्यादा परफेक्ट इसी को माना जाता है। तो रूट मीन स्क्वायर में क्या होता है कि पहले हम उस ऐसी वैल्यू को, यानी कि जो भी आई है मेरा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करके उसका मीन निकालते हैं, मतलब एवरेज निकालते हैं, और फिर एवरेज के बाद क्या करते हैं, उस पर रूट लगा देते हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर किए, फिर एवरेज निकाले, फिर उसका रूट निकाले, तो फिर तो वैल्यू वही आया, एवरेज वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आई का, तो आई का स्क्वायर किए, फिर उसका एवरेज निकाले, फिर उस पर रूट लगा दिए, फाइनली जो वैल्यू आता है उसको एवरेज ना कह करके हम लोग क्या कहते हैं, आई आर एम एस कहते हैं। उसी तरह वी आर एम एस को क्या कहेंगे, वी का स्क्वायर, एवरेज, फिर उसका रूट। तो हमें किसी का भी आई आर एम एस या वी आर एम एस निकालना हो तो इस ढंग से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आई एवरेज या वी एवरेज जब निकाले थे तो 2/पाई इंटू मैक्सिमम वैल्यू आया था, लेकिन जब आई आर एम एस या वी आर एम एस निकालते हैं तो 1/√2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता निकालना है, निकालना ये है कि आई आर एम एस इक्वल टू रूट अंडर आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज। ये जो सिंबल है ये एवरेज का सिंबल यूज किया जाता है। ये हम पहले भी बताए थे कि जब एवरेज निकालते हैं तो उसका सिंबल ये भी लिखते हैं, मतलब आई एवरेज भी लिखते हैं, आई ब्रैकेट भी देते हैं और आई के ऊपर बार भी देते हैं। ये सब सिंबल लिखने का तरीका था। तो क्या आ जाएगा, अगर हम इस रूट को इधर ले आते हैं तो आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका एवरेज निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जैसे हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा और एवरेज आ जाएगा। तो आई नॉट का स्क्वायर जो है ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर निकाल लिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है। एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 - cos 2 थीटा/2, और इस फार्मूला पे हम रख करके जो स्क्वायर टर्म था इसको लीनियर फॉर्म में लाए और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन किए। तो 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी/2 इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 इंटू टी इंटू आई नॉट, मतलब डी टी, जब 1 का इंटीग्रेशन किए तो टी आ गया, फिर cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किए तो cos के जगह पे क्या आ गया, साइन 2 ओमेगा टी/2 ओमेगा। ये कांस्टेंट टर्म है और इसे 0 to t करना, मतलब अपर लिमिट तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो टी की जगह पे हम कैपिटल टी रख दिए, मतलब जो भी था अपर लिमिट पुट किए, माइनस करेंगे 0 तो 0 कुछ देगा नहीं, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट पुट किए तो साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह पे 2 पाई/ओमेगा पुट कर सकते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस साइन 0/2 ओमेगा। जैसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे कि आई नॉट का स्क्वायर/2 टी इंटू टी माइनस, तो ये कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा, 2 इंटू 2 4 पाई आएगा, प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 4 पाई भी 0 के बराबर होता है, मतलब 0 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, उसमें भी 0 आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, आई नॉट स्क्वायर/2 टी इंटू टी माइनस 0। हम इसे पुट करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर/2 टी इंटू टी आएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आया, वैल्यू आया कि आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर/2। तो आई आर एम एस का जो वैल्यू होता है वो रूट स्क्वायर को इधर हटाए तो रूट आ गया, तो आई नॉट का स्क्वायर का रूट/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस हट जाएगा, स्क्वायर है रूट है तो हट गया, तो यहाँ पे आ गया आई नॉट बाई √2 नीचे आ गया। तो आई आर एम एस जो आता है वो आता है आई नॉट बाई √2 इक्वल टू 0.707 आई नॉट। मतलब ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, मैक्सिमम करंट का 70.7% आया, जबकि आई एवरेज जो आया था वो 63.7% आया था। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, लेकिन इसको एक्यूरेट माना जाता है।